Now we'll discuss mitochondria. In the electron micrographs of cells, mitochondria appears as rods, spheres, or filamentous bodies, and their size ranges from zero point 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter and up to 7 micrometers in length. Mitochondria is known as the powerhouse of cell, generate the cellular ATP, which is the energy. More active cells like muscles have more mitochondria because you need more energy to make them move. Both plants and animal cells have mitochondria and their sites of cellular respiration or burning the glucose. सारी FSC वाली बातें जो आपने पढ़ी हुई हैं. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा ऑर्गेनेली था जो कि मेम्ब्रेन बाउंड था एंड इट हैज़ अ डबल मेम्ब्रेन. ठीक है, इट हैज़ दिस ओन डीएनए. सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है. फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, आप देख रहे हो साइड पे, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स बने हुए हैं. अगर आप ये देखो ना, इसके डायग्राम पे नज़र मारे तो इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर मोर केमिकल रिएक्शन. मतलब जितनी फोल्डिंग्स होंगी उतना सरफेस एरिया बनेगा. और अंदर वाले में जो चीज़ है वो उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और जो फोल्डिंग्स हैं उनको कहते हैं क्रिस्टी. सो डबल मेम्ब्रेन, ओन डीएनए, क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स, ये की पॉइंट्स हैं. Endoplasmic reticulum. Cytoplasm of eukaryotic cells contain a network of interconnecting membranes. It consists of membranes with smooth appearance in some areas and rough appearance in some other areas. तो smooth endoplasmic reticulum होता है और एक rough होता है. रफ क्यों होता है, स्मूथ क्यों होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है इस बात का, लेकिन हम फिर डिस्कस करेंगे. द बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज मेम्ब्रेन्स एनक्लोज अ ल्यूमेन. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी मेम्ब्रेन से बना होता है जिनमें एक ल्यूमेन होता है. ठीक है, इन दिस ल्यूमेन न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड. जो प्रोटीन्स बन के आती हैं वो इनमें मॉडिफाई हो रही होती हैं. ठीक है, रफ अपीयरेंस क्यों होती है, बिकॉज इनकी आउटर साइड के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं. दैट इज़ वाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ तब होगा जब उस पर राइबोसोम्स अटैच होंगे. दीज राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, RER की. द इम्पॉर्टेंट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. These proteins are either incorporated into the membranes और into the organelles. जो भी इस प्रोटीन का यूज़ होगा वो उसमें यूज़ हो जाएगी. Special proteins are present that are known as chaperones. These proteins play a role in proper folding of protein. chaperones का अगर आप लफ्ज़ी मतलब लेना तो वो ऐसे जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं जो हॉस्टल्स में या उसमें chaperones होती ना, उनका काम होता है रूल्स रेगुलेशंस को मेंटेन करना. ठीक है, मैनर्स को मेंटेन करना. तो ये समझे आप, एक चैपरोन है, एक वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है एक प्रोटीन, जिसके काम होता है प्रॉपर फोल्डिंग करवाना प्रोटीन्स की. ठीक है, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन ऑल्सो अकर्स इन ईआर, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड टू द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स. तो प्रोटीन की जो ग्लाइकोसाइलेशन, नाम से आप जेन में रखो ना, ग्लाइकोसाइलेशन होती है, मतलब ग्लूकोज या कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ ऐड होनी है प्रोटीन में. तो मतलब कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स में इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है. सो इट इज़ इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस. रफ होता है प्रोटीन में, स्मूथ होता है लिपिड में, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन्वॉल्व होगी और स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस भी इन्वॉल्व होगी. और दूसरा काम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस सब्सटेंसेस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल कंपाउंड सच एज अल्कोहल. वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर. लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन. Golgi apparatus. Golgi apparatus is a network of flattened smooth membranous sacs known as cisternae and vesicles. तो ये flattened smooth membranous sacs का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें फोल्डिंग्स होंगी और वेसिकल्स होते हैं. These are responsible for the secretion of proteins from the cells such as हार्मोन इज अ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. तो गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, जो प्रोटीन बन के आ गई है ना आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनकी अब सिक्रीशन करवाना. ठीक है, इट वर्क्स इन कॉम्बिनेशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके साथ साथ ये गोल्जी अपरेटस सर्व्स एज अ सॉर्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर प्रोटीन्स. ठीक है, मतलब वहाँ थोड़ी देर के लिए, पोस्ट ऑफिस क्या होता है कि आपने खत जाके जमा करा दी, वहाँ से आगे आपका खत कहीं और पहुँच जाएगा. ठीक है, तो सिक्रीशन, ट्रैवल करवाना. इस तरह देखें आप,
एक मेम्ब्रेन्स के सैक्स पड़े जिनमें वेसिकल्स हैं और सिस्टर्न्स हैं. सिस्टर्न्स मीन्स फोल्डिंग्स. Enzymes in Golgi complex transfer carbohydrate units to proteins in the form of glycoproteins. This determines the ultimate destination of proteins. तो साथ साथ सिक्रीशन के साथ साथ इन्होंने क्या काम करना होता है, मतलब कि सिक्रीशन ने किस तरह मतलब कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन बनानी है प्रोटीन की. वो ये करता है कि कार्बोहाइड्रेट यूनिट को प्रोटीन के पास भेजता है और उनको ग्लाइकोप्रोटीन बना देता है और उसके बाद प्रोटीन्स फिर सिक्रीट आउट होते हैं आपकी बॉडी में से. Golgi is the major site for synthesis of new membrane, lysosomes and peroxisome. तो एक तो इसने काम किया सिक्रीशन करवाई प्रोटीन्स की इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड सो ऑन. और नंबर 2 इसने नए मेम्ब्रेन्स की सिंथेसिस भी करवाई, लाइजोसोम्स भी बनाए और पेरोक्सिसोम्स भी बनाए. ये फंक्शंस आप छोटे छोटे फंक्शंस है बड़े इजीली याद हो जाते हैं, तो अब ये साथ साथ याद करते रहो. एंड इट प्लेज 2 मेजर रोल्स इन मेम्ब्रेन सिंथेसिस. 2 मेजर क्या रोल्स हैं उसके मेम्ब्रेन सिंथेसिस में. Number 1, it is involved in the processing of oligosaccharide chains of membranes. जब हम membranes पढ़ेंगे ना अगले लेक्चर में, तो membranes के अंदर एक oligosaccharide chain होती है. तो उस oligosaccharide की chain कौन बनाता है? Golgi apparatus बनाता है. और number 2, it is involved in the sorting of various proteins prior to their delivery. तो different proteins की sorting करना भी गोल्जी अपरेटस का काम है. तो आपको थोड़ा बहुत अगर जेल में आए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती थी? बायोलिपिड लेयर होती थी जिसके अंदर क्या होता था, कार्बोहाइड्रेट भी पड़ा होता है और साथ साथ आपके प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं. इंटेग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन है, हम आगे वाले लेक्चर्स में जाके पढ़ेंगे. तो इसके अंदर मेम्ब्रेन तो नहीं होती ना. मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जो मेम्ब्रेन बनाते हैं. तो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है ओलिगोसैकेराइड चेन जो कि गोल्जी अपरेटस ने प्रोसेस करके बनाना होता है और दूसरा काम उन प्रोटीन्स की भी सॉर्टिंग करनी होती है जिनकी डिलीवरी और अल्टीमेटली एसेंशियल होते हैं मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए. सो 2 काम इंपॉर्टेंट है गोल्जी अपरेटस के मेम्ब्रेन सिंथेसिस में. राइबोसोम, इट इज़ द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाउंड अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. या रफ से अटैच होगा या फ्रीली फ्लोट कर रहा होगा साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में. एंड प्रोड्यूस्ड इन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस कॉल्ड द न्यूक्लियोलस. मतलब न्यूक्लियोलस जो पड़ा होता है ना आपके न्यूक्लियस में, वो बनाता है राइबोसोम्स. ठीक है. मोस्ट ऑर्गेनेलीज हैव मेम्ब्रेन्स एंड राइबोसोम्स डू नॉट. तो हमने याद है राइबोसोम्स पढ़े थे, राइबोसोम्स की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. Free structures that float throughout the cytoplasm of the cell, no membranes, pick up translational RNA and free amino acid for protein synthesis. जब हम प्रोटीन सिंथेसिस फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे ना तब आपको बेहतर समझ आएगी कि mRNA, rRNA और tRNA क्या चीज़ें करते हैं. तो ये कम से कम याद रखो, उसने tRNA को यूज़ करना है उसके साथ साथ अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ करने के लिए. राइबोसोम्स के 2 यूनिट्स होते हैं. द स्मॉलर यूनिट ने क्या काम करना होता है? रीड करना होता है मैसेंजर आरएनए को जो कि न्यूक्लियस से आया है, जिसके ऊपर टेम्पलेट बनाया हुआ है न्यूक्लियस ने कि इस तरह का प्रोटीन आपने बनाना है. तो छोटे वाले यूनिट ने रीड करना है बस. बड़े यूनिट ने क्या करना है? अमाइनो एसिड्स को लिंक करना है ताकि वो उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाए जो कि बाद में सिक्रीशन के लिए यूज़ होगी. सेल कैन होल्ड फ्यू थाउजेंड राइबोसोम्स. मतलब कि एक सेल के अंदर इतने राइबोसोम्स होते हैं. hooking up with endoplasmic reticulum. Ribosomes are attached to one side of endoplasmic reticulum which makes it rough. And some are free floating. Free floating ribosomes make proteins which are used in the cytoplasm. फ्री राइबोसोम्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम बाउंड राइबोसोम्स. उनका वही काम है, वो चाहे बाउंड हो या फ्री हो, काम दोनों का एक ही है, विच इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. सेल्स कैन चेंज द नंबर ऑफ राइबोसोम्स नीडेड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ प्रोटीन. फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन प्रोड्यूसिंग वो सेल है तो उसके अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा राइबोसोम होंगे. तो ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है नीड पे. लाइजोसोम्स, these are responsible for intracellular digestion of both intracellular एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस. इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है कि ये अपने अंदर चीज़ों को डाल के उनको डाइजेस्ट करता है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस की भी और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल्स के बाहर पड़े हैं उनकी भी डाइजेशन करवाएगा. दे हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन. याद रखिए इनकी एक सिंगल मेम्ब्रेन है. दे हैव अ एसिडिक पीएच एंड दे हैव अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स नोन एज हाइड्रोलेजेस. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ये एंजाइम्स करवाते हैं डाइजेशन. सिंगल है और उसके अंदर एंजाइम्स हैं. बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? द एंजाइम कंटेन
content varies in different tissues according to the requirement of the tissue or the metabolic activity of the tissue, तो वेरी करता है. Lysosomal membrane is impermeable and specific translocators are required. Obviously अगर impermeable नहीं होगा तो ये हर चीज़ खा जाएगा इसका, इसलिए इसका impermeable होना ज़रूरी है और ट्रांसलोकेटर होना भी ज़रूरी है कि इसको जब वक्त पड़े तो डाइजेशन भी ये करे. Vesicles containing external material fuses with lysosomes फॉर्मिंग प्राइमरी वेसिकल्स, की एक वेसिकल जिसके अंदर मटेरियल पड़ा था वो लाइजोसोम के मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा और वो फिर एक प्राइमरी वेसिकल बनेगा. और सेकेंडरी वेसिकल तब बनेगा जब उसके अंदर डाइजेस्टिव वैक्यूल्स बन जाएंगे. तो एक वेसिकल जिसके अंदर सारा खाना पड़ा था वो मिल गया लाइजोसोम के साथ जिसने डाइजेशन करनी है. जब वो दोनों मिलके एक बना तो वो एक प्राइमरी बना और फिर जब उसके अंदर डाइजेशन शुरू होगी तो वो सेकेंडरी बन गया जब वैक्यूल्स बन गए. लाइजोसोम्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ऑटोफेगी. ऑटोफेगी का मतलब क्या है? सेल्फ ईटिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल. Indigestible material accumulates in the vesicles called residual bodies and their material is removed by exocytosis के थ्रू रिमूव हो जाएगा. In some genetic diseases, individual lysosomes are missing and this lead to the accumulation of that particular substance. For example, अगर एक लाइजोसोम का काम था कि उसने फैट की जो सी है करवानी है डाइजेशन सेल के अंदर, लेकिन वो लाइजोसोम है ही नहीं, तो क्या होगा? फैट की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी. एक डिजीज़ होती है तेज शैसे डिजीज़, उसके अंदर यही कुछ होता है कि वो लाइजोसोम जिसने फ़ैट की डाइजेशन करवानी है वो लाइजोसोम का एंजाइम होता नहीं है, तो फैट क्यूमुलेट होता रहता है सेल के अंदर और ये ज़्यादा देर तक ऐसे बीमारी के लोग ज़िंदा भी नहीं रह पाते. सच डिजीज़ आर कॉल्ड लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज़. तो आप ये देख लो कि डाइजेशन किस तरह हो रही है कि एक लाइजोसोम बनाए, आप फूड वैक्यूल आया है, फूड वैक्यूल बाइंड किया, डाइजेशन शुरू हो गई है और फिर क्या हुआ? ऑटोफेगी हो गई. तो ज़रा डायग्राम को गौर से देखें. Peroxisomes are called peroxisome because of their ability to produce or utilize peroxide. तो peroxide क्या होता है? H2O2 which is a cytotoxic agent. Catalase protects the cell from toxic effects of peroxide by converting it into H2O and O2. तो अगर H2O2 अगर ये सेल के अंदर पड़ा हुआ है तो आपके सेल के अंदर एक एंजाइम होता है कैटलेस जिसको वो वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा. तो ये तब ज़रूरी होता है पेरोक्सिसोम. इसका काम भी डिस्ट्रक्शन ऑफ जिसे कहते हैं ऑर्गेनेलीज या सेल्स के अंदर होता है, ऑटोफेगी में भी ये काम आता है. इनको माइक्रोबॉडीज़ भी कहते हैं. स्मॉल ओवल स्फेरिकल इन शेप होते हैं. दे हैव अ फाइन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इन देयर मैट्रिक्स एंड अबाउट 50 एंजाइम्स ऑफ पेरोक्सिसोम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाते हैं. ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिकली लिपिड्स की, particularly long chain fatty acids, synthesis of glycerolipids, synthesis of glycerol ether lipids and synthesis of biles. इन चीज़ों में भी ये काम आते हैं. तो आपने लाइजोसोम्स का याद कर लिया कि वो ऑटोफेगी, ऑर्गेनेलीज वगैरह के खाने में इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर, और इनका काम ये है कि लिपिड्स की ब्रेक डाउन करने के लिए और इन चीज़ों की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है. ये क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है, ना ये एनिमल्स में है या बैक्टीरिया में है. और फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है क्या चीज़ होती है. साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ सेल, इज द साइटोसोल pH 7.2 नॉर्मल, विच while the metabolically active contents of cytoplasm are called organelles, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. Organelles occur in two forms, freely within the cytosol or enclosed in membrane. Obviously, the cytoplasm also contains substances which are not metabolically active. It is a jelly-like substance enclosed by a cell membrane and provides a medium for chemical reactions to take place. Cytoskeleton helps cell maintain shape, move organelles. It is made up of proteins. Microfilaments are thread-like and are made up of actin. माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन से बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन से बने होते हैं. याद रखिएगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है. पेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं नियर द न्यूक्लियस, मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. अपीयर ड्यूरिंग सेल डिविजन एंड फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल. याद है वो एनाफेज में जब आपके सेपरेट होते हैं इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें ये हेल्प करता है. हेल्प टू पुल क्रोमोसोमल पेयर्स अपार्ट टू ऑपोजिट्स एंड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. कंपैरिजन में आप ये याद रखिए